प्रिय मित्रों, दुर्खिम के सामयिक तथ्यों पर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछला जब मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने इस पर बात की थी कि दुर्खिम जो है उसके सामाजिक तथ्य का जहाँ तक प्रश्न है, सामाजिक तथ्य का मूलभूत उद्देश्य जो सिद्धांत देने का दुर्खिम का था, उसमें उनकी ये मान्यता थी, उनका ये अटल विश्वास था कि समाजशास्त्र को यदि पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करना है तो दो बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो समाजशास्त्र की अपनी एक विशिष्ट अध्ययन पद्धति होनी चाहिए जिसके आधार पर हम कुछ विशिष्ट अध्ययन वस्तुओं या विशिष्ट अध्ययन पक्षों का कुछ विशिष्ट अध्ययन दृष्टिकोणों से विषयों पर हम अध्ययन कर पाएँ उस पद्धति के माध्यम से, तभी हम समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित कर पाएंगे, ऐसा दुर्खिम का मानना था। और इसी आधार पर उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम नाम की एक पुस्तक की रचना की, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि अंग्रेजी में इसका संस्करण है। मूल रूप से ये फ्रेंच भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी और बाद में उसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ था। उसी सामाजिक तथ्य को समझाते हुए दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है, यानी कि एक ऐसा तरीका जो समाज में कहीं पर भी पाया जाता है, जो स्थायी तौर पर भी लोग काम में लेते हैं और कभी कभी अल्टरनेटिव या एक उसके अल्टरनेट के रूप में उसके जिसको मूल रूप से कहना चाहिए उसकी जगह स्थापित क्रिया न करके कोई दूसरी क्रिया के माध्यम से भी उस कार्य को करने का तरीका जो है वो किया जा सकता हो और समाज उसको मान्यता प्रदान करता हो। दोनों ही प्रकार से स्थायी तरीका भी हो सकता है और अस्थायी तरीका भी हो सकता है, कोई सहगामी तरीका भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति पर मेन बात यह कि वो व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार से ही काम करने के लिए दबाव डाले, अथवा पुनःक्रिया का एक ऐसा तरीका जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व रखा जाता है। और जैसा कि मैंने वीडियो में कहा भी था कि जैसे मान लीजिए अब नवरात्रा आ रहे, नवरात्रा एक ऐसे हिंदू हम समाज की बात करें, हिंदू लोगों की बात करें तो नवरात्रा में देवी की अलग अलग 9 देवियों की पूजा की जाएगी। हालांकि हिंदुओं में भी एकेश्वरवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्थायी तरीके हैं और कुछ अस्थायी तरीके। तो नवरात्रा भी मनाए जाते हैं, महाशिवरात्रि भी होती है, जन्माष्टमी भी होती है, गणेशोत्सव भी होता है, बहुत से उत्सव होते हैं जो धर्म के आधार पर बांटे हुए हैं और उन सबके अपने कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, उनका अपना विशिष्ट कार्यक्रम है। नवरात्र में हम देवियों के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उस वक्त हम शिव की पूजा नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि में हम कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना पृथक अस्तित्व रखते हों। ये एक बहुत बड़ी बात इसमें यहाँ पर हम देखने को मिलती है। अब हम आते हैं आज इसके हमारे नए टॉपिक के ऊपर, इसी के अंतर्गत, और वह है सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। अब विशेषताओं में अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहली जो विशेषता दी गई है सामाजिक तथ्यों की वह है बाह्यता। बाह्यता का यहाँ पर जो तात्पर्य लिया गया है सामाजिक तथ्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है बाह्यता। ये बाह्यता का मतलब यहाँ पर ये है कि सामाजिक तथ्य यानी कि कार्य करने, सोचने, अनुभव करने जो तरीके हैं वह समाज जो है वैज्ञानिक किसी व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत चेतना के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति खुद क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उसके ऊपर इनका प्रभाव सामाजिक तथ्यों के ऊपर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर सामाजिक तथ्य की जो उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो सामूहिक चेतना से उत्पन्न होते हैं, एक समाज में सामान्य तौर पर सर्वत्र पाए जाते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। पुस्तक में इसका एक उदाहरण भी आता है कि जिस प्रकार से पानी का निर्माण जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों के मिलाव, एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो पानी का निर्माण होता है। लेकिन पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही पूर्णतः ऑक्सीजन है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी सामूहिक चेतना से तो होता है, व्यक्तियों से ही होता है, व्यक्ति ही इसका निर्माण करता है, व्यक्ति ही इसका निर्माण करता है, वही इसको बनाता है कि हमें किस प्रकार से काम करना है। लेकिन यह एक सामूहिक चेतना का स्वरूप है। एक व्यक्ति कोई और विचार देता है, कुछ व्यक्ति कुछ और विचार देते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ और विचार देते हैं, और इस तरह से एक नए विचार का उद्भव होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं आती है कि यह व्यक्ति विशेष के विचार है। इसलिए इनका जन्म भले ही
विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों से सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति विशेष क्या सोचता है, क्या विचार करता है, क्या अनुभव करता है, वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। उसके लिए सामूहिक चेतना का होना अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता का तत्व पाया जाता है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वह है बाध्यता। बाध्यता अपने आप में, जैसा कि इस परिभाषा में भी आप ऊपर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है। यानी कि एक व्यक्ति विशेष को उसकी पालना करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वह इस कार्य को या फला कार्य को या मुख्य कार्य को उसी रूप में करे जैसा कि सामाजिक तथ्य कहते हैं। कहीं पर भी वह अपने हिसाब से उस कार्य को बदल नहीं सकता है। छोटा मोटा परिवर्तन तो हम कह ही रहे हैं कि वो स्थायी और अस्थायी तरीका दोनों ही हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, जो समाज के द्वारा मान्यता प्रदान हो, तो इसलिए छोटा मोटा वो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो स्थायी और अस्थायी तरीका दोनों ही होते हैं समाज में। लेकिन मोटे तौर पर वह सामाजिक तथ्यों के सामने उसको झुकना ही पड़ता है, नतमस्तक होना ही पड़ता है और उसी आधार पर काम करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए, जो उसने कार्य किया है उसकी गंभीरता देख लें, उसकी प्रकृति देख लें कि उसने किस प्रकार से सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन किया है, और उसी आधार पर समाज उसके लिए दंड भी निर्धारित करता है। आलोचना हो सकती है, लोग उसके ऊपर हंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए होली पर अगर लोग रंग खेलने के बजाय एक परिवार दीपावली की तरह दिए लगाए, पटाखे जलाए, लक्ष्मी पूजा करे, तो लोग हंसेंगे कि पागल हो गए ये लोग, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया। निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता है। ये तो एक बहुत सामान्य बात मैं बता रहा हूँ, वरना समाज में अगर कार्य करने का जो तरीका है, मान लीजिए चाहे वो विवाह पद्धति हो, चाहे परिवार की पद्धति हो, या किसी प्रकार की कोई पद्धति हो, इन सब में अगर हम काम करने की बात करते हैं, काम करने के तरीकों की बात करते हैं, उसको सोचने की हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए दबाव पड़ता है और उसे वह कार्य जो है विशेष तरीके से ही करना होता है। इसलिए सामाजिक तथ्य में बाह्यता के साथ साथ बाध्यता मूलक तत्व भी पाया जाता है। अब हम इसकी कुछ और विशेषताओं के ऊपर बात करें तो तीसरा है सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। यानी कि जो कुछ भी दुर्खिम कहते हैं समाज में मान्यता प्राप्त है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह एक सामाजिक तथ्य है। अब इसका हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं, बहुत साधारण सा उदाहरण है। अगर हम विवाह के बारे में बात करें तो विवाह करते वक्त व्यक्ति मुख्य रूप से क्या सोचता है, परिवार के लोग क्या सोचते हैं, तो काम करने का तरीका कैसे किया जाए, वो सामाजिक तथ्य है। सोचने का तरीका, उसमें सोचेंगे कि यार ये करना है, वो करना है, लोग ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, खाने में ये होना है, वो नहीं होना है, ये भोजन पक सकता है, ये भोजन नहीं बन सकता है, इन लोगों को बुला सकते हैं, इन लोगों को नहीं बुला सकते हैं, कौन से उसमें रिचुअल्स होते हैं, कौन सी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है, कौन कौन से संस्कार उसमें करने पड़ते हैं, क्रियाएँ करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि अनुभव करने का तरीका, अगर फला व्यक्ति इस तरह से, अरे यार ये कोई इस तरह से काम करते हैं क्या यार, हैं, हम इस तरह की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो अनुभव है वो भी सामाजिक तथ्य है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, हमारे भारतीय समाज की ही बात करूँगा क्योंकि इसको समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम क्या हमारे यहाँ पर है सोचने का तरीका। अगर हम कहीं बाजार से जा रहे हैं और हम देखते हैं, अब जैसे हम सोचने की ही बात करें और मैं कहूँ कि साहब बाजार से आप भीड़ भाड़ बाजार में खड़े हैं और वहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं, आगे बैंड बाजा बज रहा है, कुछ लोग नाच रहे कूद रहे हैं, एक व्यक्ति है जो कार में या घोड़ी पर उस पर बैठा है सजा हुआ, और लोग बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं।
ये क्या सीन है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर ये बारात, किसी व्यक्ति की बारात जा रही है, शादी हो रही है, उसकी बारात जा रही है। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि भाई कुछ लोग जा रहे हैं, भीड़ है, इकट्ठा है, संभवतः आगे कुछ बैंड बाजे भी बज रहे हैं, लेकिन लोग नाच नहीं रहे हैं, बल्कि लोग कुछ और उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को कंधे पे लिया हुआ है, 5-6 लोगों ने फूल मालाएं उसको पहना रखी है और कुछ बोलते बोलते जा रहे हैं। आप कहेंगे सर कोई बड़ी उम्र लेके बड़े आराम से, मतलब सब सुखी परिवार छोड़ के वो जा रहा है व्यक्ति, तो उसकी बड़ी उम्र ली है उसने, तो उसकी वो उस तरह से निकल रही है। कई लोग बैकुंठी भी निकालते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा सोचने का तरीका, जैसे ही मैंने कहा, आपने कहा सर ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने समाज को जानते हैं, इसलिए हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए बारात निकल रही है, सामने से शव यात्रा आ रही है। अचानक बाराती जैसे ही शव यात्रा को देखते हैं, बैंड बाजे बंद हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं, हाथ जोड़ के लोग खड़े हो जाते हैं, शव यात्रा निकल जाती है, फिर वो अपने गंतव्य पे एज यूजुअल नाचते गाते जाते हैं। अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं करे, कानून में ऐसा कोई जुर्म तो नहीं है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि उसको ऐसा करना ही पड़ेगा उन लोगों को, लेकिन अगर वो ऐसा करते नहीं है तो लोग जो आसपास क्या देखो क्या इंसानियत रह गई आजकल यार, घोर कलयुग आ गया, अजीब सी स्थिति हो गई। देखो है लोगों में यार बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है, जरा सा भी मानवता नहीं बची है, इंसानियत नहीं है। हम इस तरह की बातें करते हैं, यानी कि हमारा अनुभव, हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के ही नहीं बल्कि हमारे दुर्खिम कहते हैं कि समाज के रहने वाले लोगों का सोचना और अनुभव करने का तरीका भी सामाजिक तथ्य के आधार पर निर्धारित होता है। ये भी उनकी अपनी विशेषता उनमें पाई जाती है। और आज का चौथा और अंतिम जो इसकी विशेषता है उस पर हम बात करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है तो बहुत जल्दी मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। रोज़ हो भी नहीं पाते, 2 ड्यूटी कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रहे इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है। और हम सब लोग कर रहे हैं, कमिश्नरेट से भी इस प्रकार से बातें आई है कि आप जहाँ तक संभव हो सके इसको करें। तो सार्वभौमिकता की हम बात करें, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। एक सामान्य समाज में, एक निर्दिष्ट समाज में सार्वभौमिक का मतलब ये नहीं कि पूरे समाज सभी जगहों पर, लेकिन सामाजिक तथ्यों का ये मतलब ये है कि ये एक समाज विशेष में भी सामान्य तौर पर देखे जा सकते हैं, सभी लोग इसको देखेंगे, सभी लोगों में ये पाया जाएगा और सामाजिक तथ्य हर जगह पर काम करेंगे। तो ये उनकी एक सार्वभौमिकता है। सामाजिक तथ्य की एक बहुत बड़ी जो विशेषता ये है कि वो सार्वभौमिक है, जो हर जगह पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि सारे समूह और समाज में ये पाया जाता है और सभी उसको एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में, इसलिए कहा गया कि परिभाषा ऊपर क्या है, एक सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है। और चौथी लाइन में अगर आप देखें, पुनः क्रिया करने का एक तरीका जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी कि सभी लोगों में ये देखने को मिलता है। मैंने दीपावली की बात की, मैंने होली की बात की, मैंने मृत्यु की बात की, मैंने बारात की बात की, मैंने हर तरह की बात की। क्या भारत में इन सब का कोई क्राइटेरिया अलग अलग है क्या? धर्म के हिसाब से आप छोड़ दीजिए, पर धर्म में भी अब स्थिति ये हो गई है कि जहाँ पहले इस्लाम में और दूसरे कई धर्मों में इस तरह से चीज़ें नहीं होती, अब धीरे आपस में सम्मिलित हो गई हैं, बातें बहुत सी गुलमुल की गई है, गड़बड़ सी हो गई है, क्योंकि एक ही समाज में लोग रह रहे हैं। इसलिए चूंकि एक ही समाज में लोग रह रहे हैं तो उनमें भी हमें कई सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। ये सार्वभौमिकता यानी कि सामाजिक तथ्य जो कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं, उनमें एक सार्वभौमिकता पाई जाती है जो सर्वत्र किसी भी समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसको उसी रूप में देखता है, सभी उसको उसी रूप में देखते हैं। मित्रों, आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।